नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। नया साल आ गया है और नए साल के साथ एक नई शुरुआत भी हुई है और एक नया ऐलान भी संभवतः हो सकता है। स्वीकृति मिलने में थोड़ा सा समय बाकी है, हो सकता है बस कुछ ही मिनटों की बात हो। तो एक सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमिटी है ड्रग कंट्रोलर की, जिसने एक सिफारिश दे दी है कि वैक्सीन को इमरजेंसी यूज के लिए उतारा जाए या उतारा जा सकता है। क्या कदम है और खबर क्या है पूरी, आइए आपको वो समझाएं। तो अब आ गई है वैक्सीन, आप ये मान लीजिए मोटा मोटा। तो सीरम इंस्टीट्यूट और ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन को सिफारिश दे दी गई है। वैक्सीन की सिफारिश ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया के पास भेजी गई है। सीरम इंस्टीट्यूट कोविशील्ड नाम से यह वैक्सीन बना रही है। तो जो ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन है वही सेम वैक्सीन है, कोविशील्ड के नाम में हिंदुस्तान में बन रही है लाइसेंस पर। ब्रिटेन में मिल चुकी है इस वैक्सीन को मंजूरी और अगले हफ्ते से टीकाकरण शुरू हो जाएगा वहां पर। ऑक्सफोर्ड, भारत बायोटेक, फाइजर की वैक्सीन पर भी अभी विचार चल रहा है। अब हम आपको बताते हैं कि यह वैक्सीन भारत में किस तरीके से फिट है। वैक्सीन की 70% तक कारगर है, ऐसा दावा है सीरम इंस्टीट्यूट का। स्टोरेज के लिए 2 से 8 डिग्री का तापमान जरूरी होता है, जो कि आप अपने फ्रिज में भी रख लें तो चल सकता है। तो वो बहुत ज्यादा ठंडा तापमान नहीं चाहिए इसको। घर के फ्रिज में 6 महीने तक ये सुरक्षित रह सकती है। तो ये एक सबसे बड़ा एडवांटेज है इसका। 1000 रुपए में वैक्सीन की 2 खुराक है, लेकिन अभी अमाउंट तय नहीं हुआ है। ये तो मोटा मोटा जो अनुमान है अमाउंट का वो है। हो सकता है सरकार इसको और कम भी कर दे। ट्रायल के बाद भारत में इसका पूरा प्रोडक्शन होगा। तो अभी इमरजेंसी यूज के लिए शायद स्वीकृति मिल जाए। अब आपको बताते हैं भारत में कोविशील्ड, सीरम इंस्टीट्यूट ने वैक्सीन की ब्रिटेन में मंजूरी पर खुशी जताई थी जब ब्रिटेन में इसको मंजूरी मिली थी, क्योंकि ये वैक्सीन सेम ही है, बस उसका नाम अलग है, लाइसेंस पर यहां बन रही है। ये बड़ी और हौसला बढ़ाने वाली खबर, ये क्या किसका कहना है? आधार पूनावाला हैं, आप चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं जिनकी कंपनी ये वैक्सीन बना रही है। एस्ट्राजेनेका और सीरम इंस्टीट्यूट के बीच ये समझौता हुआ था, जैसे कि मैं आपको बता रहा था। इस समझौते के तहत ये वैक्सीन बनी। सीरम इंस्टीट्यूट 100 करोड़ वैक्सीन गरीब और मध्यम आय वाले लोगों को देगा, ऐसा उनका ऐलान है। 2020 के अंत तक 40 करोड़ वैक्सीन सप्लाई करने का उनका लक्ष्य था। अब वो आगे कितना बनाएंगे, उसमें से भारत को कितना जाएगा, और सीरम इंस्टीट्यूट क्योंकि कोवैक्स देशों को भी सप्लाई करती है तो वहां कितना जाएगा, ये सब मामले हैं जो बाद में पता चलेंगे। अब एक महत्वपूर्ण चीज आपको बता दें कि 2 प्रमुख वैक्सीन हैं जिनके बारे में बात हो रही है। एक है फाइजर, जिसको -70 डिग्री पे रखना होता है, और एक है ऑक्सफोर्ड वैक्सीन, जिसके बारे में हम जिक्र कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम असर बताएं तो फाइजर का असर 95% है, ऐसा अनुमान है, ऐसा जो स्टडीज हुई हैं उसमें। ऑक्सफोर्ड का 70% है। अब आप बोलेंगे फाइजर ज्यादा कारगर है भाई, लेकिन अगर आप तकनीक देखें तो ऑक्सफोर्ड जो है वो अच्छी है लेकिन पुरानी तकनीक है, और फाइजर है वो नई तकनीक है, तो नया प्रयोग है और वो ज्यादा इफेक्टिव है। अब प्रॉब्लम कहां आती है वो है ये, ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन 18 गुना सस्ती है। किससे? फाइजर वाली जो नई वैक्सीन है उससे, यानी कि सस्ते में ज्यादा लोगों तक इसका वितरण किया जा सकता है। अगला जो डिफरेंस है वो भी बहुत जरूरी है आपके जानने के लिए, रख रखाव, और ये बहुत महत्वपूर्ण है भारत के संदर्भ में। ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन आप अपने फ्रिज में रख सकते हैं, 6 महीने तक पड़ी रहेगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन फाइजर की वैक्सीन को -70 डिग्री तापमान चाहिए। अभी आपके घर का फ्रिज नहीं कर सकता, इसके लिए बहुत जबरदस्त कोल्ड स्टोरेज की चेन चाहिए, और उसमें भी एक तरीके से रखना होता है, आप ऐसे ही नहीं रख सकते। तो ये एक बड़ा बुनियादी फर्क है, और इससे कॉस्ट भी उसका बढ़ता है। अब आपको बताते हैं कैसे होगा टीकाकरण, जो कि बहुत जरूरी है। पहले दौर में 30 करोड़ लोगों का टीकाकरण का लक्ष्य है भारत में। सीरम इंस्टीट्यूट के पास जनवरी के पहले हफ्ते में 10 करोड़ वैक्सीन है। फरवरी तक 1 करोड़ स्वास्थ्य कर्मियों का टीकाकरण होगा, ऐसा अनुमान है सरकार का। दूसरे चरण में मार्च तक 2 करोड़ कोरोना योद्धाओं का टीकाकरण होगा। तीसरे चरण में 50 से ज्यादा उम्र वाले 27 करोड़ लोगों का टीकाकरण होगा, और देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में टीकाकरण अभियान जारी होगा। कल इसको लेकर के ड्राई रन भी होने वाला है। मैं आप स्वागत करना चाहता हूं हमारे आज के मेहमान डॉक्टर शेखर सी मांडे। आप महानिदेशक हैं CSIR के। डॉक्टर मांडे, एनडीटीवी के साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये एक अच्छी खुशखबरी आई है इस साल की शुरुआत में ही। डॉक्टर मांडे, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, इसको जब रोल आउट करेंगे,
ये जो पूरी प्रक्रिया होगी रोल आउट करने की, उसमें जो आने वाली चुनौतियां हैं उसको हमने किस तरीके से मैनेज किया है, कैसे प्लानिंग की है? ऐसे कि आपने बहुत सही बताया कि इसका प्रायोरिटाइजेशन कैसे किया जा रहा है। रोल आउट में 3 अलग अलग तरीके की चुनौतियां होती है। एक तो वैक्सीन को मैन्युफैक्चरिंग साइट से जहां टीका देना है उस जगह तक ले जाना, ये पहला हो गया। दूसरा, टीका देने की जो प्रक्रिया होती है उसी में। और तीसरा जो है कि टीका देने के बाद जिस व्यक्ति को टीका दिया गया है उसको थोड़ा ऑब्जर्वेशन में रखना। ये तीनों अलग अलग तरह की चुनौतियां होती है। और यही तीनों का, जैसे कि ड्राई रन जैसा आप कह रहे हो, इसमें मेरे ख्याल से ये तीनों का ड्राई रन किया जा रहा होगा कि ये होगा। तो रोल आउट अपेक्षा है कि जल्दी रोल आउट हो जाएगा अगर इसको अनुमति मिल जाती है आज। तो डॉक्टर मांडे, देखिए, एक तो चीज हो गई इमरजेंसी यूज, जिसका आज सिफारिश की गई है, ये सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी ने, संभवतः उनको अप्रूवल भी मिल जाएगा। लेकिन ये इमरजेंसी यूज हुआ, आप हमारे दर्शकों को बता सकते हैं कि इमरजेंसी यूज और मास रोल आउट, यानी कि सब लोगों को ये टीका लगे, इन दोनों स्टेजेस में फर्क कितना होता है? इसमें वैसे फर्क नहीं होता है ज्यादा। इमरजेंसी यूज ने, जो कि हालत ऐसी थी, बहुत गंभीर परिस्थिति थी, इसलिए इसको इमरजेंसी में दिया जा रहा है। वैसे इमरजेंसी यूज जो टेक्निकल टर्म जो है उसमें नॉर्मली कहते हैं कि रिस्ट्रिक्टेड इमरजेंसी यूज। जैसे कि आपको पता होगा कि रेमडेसिविर को दिया गया था, रेमडेसिविर नाम की दवा आई थी। उसको रिस्ट्रिक्टेड इमरजेंसी यूज दिया था और उस वक्त कंडीशन लगाई थी कि जो लोग बहुत ही गंभीर हालत में हैं उन्हें दिया जाए। लेकिन ये जो आप इमरजेंसी यूज जो टीके में कह रहे हो, ये उस तरीके का नहीं है। इसमें थोड़ा रिजल्ट्स देख के, प्रोसेस को थोड़ा जल्दी करा के फिर उसको यूज दिया जा रहा है। तो इसमें वो तरीका नहीं है जो जैसे रेमडेसिविर में किया गया था जी, उसका मतलब अलग है। डॉक्टर मांडे, अब मेरा अगला सवाल जो कि बहुत महत्वपूर्ण होगा वो ये कि आप फर्ज कीजिए कि मैंने ये टीका लगा लिया, 2 डोज लगने हैं, कुछ महीने बाद दूसरा डोज भी लगा लिया, उससे समझ लीजिए कि मेरे अंदर जो है इस बीमारी से लड़ने की क्षमता 90% तक बढ़ गई, ठीक है। लेकिन कब तक? क्योंकि अभी एक तर्क ये दिया जा रहा है कि अब ये वायरस है, इसके अलग अलग म्यूटेशंस हैं, अलग अलग स्ट्रेन हैं, जैसे कि मसलन ये यूके वाला स्ट्रेन आ गया। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैं वैक्सीन लगाऊं और 3-4 महीने में फिर ये वायरस कुछ और अवतार में सामने आए और फिर वो मेरी वैक्सीन बेकार जाए? नहीं, आपने बहुत गहरा सवाल किया है। इसमें 2 अलग अलग सवाल है कि हमारे शरीर में प्रतिरोधकता कब तक रहेगी 2 टीके लेने के बाद। दोनों में करीबन 4 से 12 सप्ताहों का डिफरेंस है, तो वो कब तक प्रतिरोधकता रहेगी। और दूसरा सवाल आपने किया कि म्यूटेशन आने के बाद क्या फिर दोबारा टीका लेने की जरूरत पड़ेगी। तो दूसरे सवाल का जो सवाल है वो थोड़ा आसान है। वो यूं कि म्यूटेशन भी वायरस में अगर आ जाए तो उस वक्त भी हमारे शरीर में वही प्रतिरोधकता रहती है जो म्यूटेशन की बिना वायरस थी, इसलिए उसमें ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर वायरस में म्यूटेशन भी आ जाए और आपने टीका लिया हो, वो उतने इफेक्टिव रहेगा म्यूटेंट वायरस पे जितना पहले था, तो उसमें चिंता करने की जरूरत नहीं है। दूसरे जवाब का सवाल थोड़ा आसान है। नहीं, लेकिन डॉक्टर मांडे, मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि जैसे आप इन्फ्लुएंजा की, ये जो सर्दी जुकाम की जो वैक्सीन होती है उसको देख लें, वो हर साल उसमें नया नया म्यूटेशन आता है, क्योंकि आप तो जानते ही हैं वायरस में म्यूटेशन आते रहते हैं, वो बदलता रहता है। ऐसे में इसलिए ये सवाल जरूरी हो जाता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि चले हर साल वैक्सीन ही लगाते रहें। सही बात है आपने जो कहा कि अभी तक पता नहीं है कि प्रतिरोधकता हमारे शरीर में कब तक रहेगी। अनुमान किया जा रहा है कि कुछ महीनों तक तो जरूर रहेगी, जैसे कि 9 महीने 10 महीने तक तो जरूर प्रतिरोधकता रहेगी। लेकिन जो कि इस वायरस के बारे में हमने जानना अभी शुरू किया है कुछ 8-10 महीना पहले ही, और जो कि टीकाकरण पूरे विश्व में अभी शुरू हुआ है, तो आने वाले 8-10 महीनों में पता चलेगा कि ये क्या हर साल हमें टीका लेना होगा या फिर ये एक बार टीका लेने से हमें पूरे हमारे लाइफ के प्रतिरोधकता मिल जाएगी। तो ये सवाल अभी तक काफी, इसका अभी कोई सवाल नहीं, इसका जवाब नहीं है जी। तो जवाब लेने में अभी मेरे ख्याल से 8-10 महीने और लगेंगे ये सवाल। बिल्कुल डॉक्टर मांडे, अब एक महत्वपूर्ण सवाल मैं पूछना चाहता हूं आपके द्वारा लिखी गई एक स्टडी के बारे में। वो लेख मैंने आज अखबार में भी पढ़ा और मैं आपसे जानना चाहता हूं क्योंकि वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। उसको कुछ लोग, मैं देख रहा था, वो हाइजीन हाइपोथेसिस कह के भी बुला रहे हैं कि ये कैसे हो सकता है कि जहां इम्यून सिस्टम
या जहां हाइजीन कंडीशंस पुअर हों, जैसे कि हिंदुस्तान में या और जगहों पर, वहां ये केसेस कम फैल रहे हैं और ये उन मुल्कों में ज्यादा फैल रहा है जो साफ सफाई करते हैं। ये तो पूरी थ्योरी पलट देगा। ऐसी बात है कि हम लोग ऐसा नहीं कह रहे कि जहां पे गंदगी है वहां पे बीमारी नहीं होगी। इसका कहने का मतलब यही था कि जो कि बचपन से जिन जगह लोगों को थोड़ा एक्सपोजर रहा है बैक्टीरिया को, वायरस को, पैरासाइट को, तो उन लोगों में एक नैसर्गिक प्रतिरोधकता होती है और ये नैसर्गिक प्रतिक्रिया होने की वजह से नया कोई भी अगर इनके सामने में ऐसा कोई विषाणु आ जाए तो उनका शरीर उसे सक्सेसफुली फाइट कर सकता है। लेकिन इस कोविड में हम लोग ये देख रहे हैं कि कोविड में एक वायरस है। वायरस हमारे शरीर में आके कुछ हद तक ये बढ़ती है, लेकिन कुछ वक्त के बाद हमारा शरीर उसको रिएक्ट करता है। इसको हम लोग साइटोकाइन स्टॉर्म या फिर ऑटो इम्यून रिएक्शन जो कहते हैं। और ज्यादातर लोगों की जो मृत्यु हो रही है वो उस वजह से है कि लोगों में एक ऑटो इम्यून जैसा रिएक्शन आ जाता है और उस वजह से लोग ज्यादा मृत्यु उस वजह से हो रही है, ना कि वायरस की वजह से। और इसलिए हम लोगों ने कहा कि अगर शरीर को पहले से इम्यून ट्रेनिंग हो, जैसे कि उन जगह पर होती है जहां पे लोगों को बचपन से लेकर अभी तक एक्सपोजर हुआ हो अलग अलग पैथोजन्स को, तो वहां के लोगों की थोड़ी सक्षमता थोड़ी ज्यादा होती है नया पैथोजन आने के बाद। हमने ये नहीं कहा है कि हाइजीन कम करने से हमें इसे सुरक्षा मिल जाएगी। लेकिन ये किया कैसे जाएगा? जो आप प्रपोज कर रहे हैं, जो आपकी स्टडी में है, इसको किया कैसे जाएगा? तो हम लोगों ने दोबारा एक हाइपोथेसिस प्रपोज ये की है कि हमारे शरीर में जो प्रतिरोधकता जो होती है उसका एक बहुत अहम अंग हमारे पेट में होता है। कि हमारे पेट में और हमारे गट्स में अलग अलग तरीके के बैक्टीरिया होते हैं। हमारे शरीर में जितनी पेशियां होती है उससे 10 गुना ज्यादा हमारे शरीर में बैक्टीरिया होते हैं। हमारे मुंह में, हमारे नाक में, हमारे स्किन पे, हमारे इंटेस्टाइन्स में। और इंटेस्टाइन का जो महत्व है इम्यूनिटी देने में, वो काफी अहम भूमिका होती है उसकी। तो इसे माइक्रोबायोम भी कहते हैं। और इस माइक्रोबायोम में किस तरह के अलग अलग बैक्टीरिया है वो अगर हम लोग जांच कर पाए उसकी, और शरीर को पहले से ट्रेन किया जाए उसका अलग अलग बैक्टीरिया का परसेंटेज थोड़ा कम ज्यादा करने से, तो हो सकता है कि हमारा शरीर और सक्षम हो कोई भी नया अगर पैथोजन हमारे सामने में है। तो सवाल यह है कि हम शरीर की प्रतिरोधकता किस तरह बढ़ाए और उस प्रतिरोधकता को बढ़ाने में हमारे पेट में जो अलग अलग बैक्टीरिया है उनको किस तरह हम लोग मॉड्यूलेट करें ताकि हम सब किसी भी रोग के बिना सक्षम रह सके। ठीक। डॉक्टर मांडे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने अपनी रिपोर्ट के बारे में भी बताया और इस वैक्सीन के बारे में भी बताया। संभवतः ये साल किसी भी सूरत में 2020 से तो बहुत बढ़िया हो। आपका बहुत धन्यवाद। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, अभी हाजिर होते हैं।